अस्सलाम वालेकुम। ओके, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने जो कल अपना टॉपिक पढ़ा था वो हमारे पास ये है। हमने कल पढ़ी थी अप्रोच ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले तो देखा कि हमारे पास पेशेंट जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का है, जितने भी हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनके पेशेंट हमारे पास क्लिनिकली प्रेजेंट किस तरह करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आता है ब्लीडिंग टेंडेंसीज के साथ, ठीक है। पहला जो फीचर आता है हमारे पास वो आता था ब्लीडिंग इनटू स्किन, ठीक है। उसमें हमें या तो पिन पॉइंट पेटेकिस इस तरह के मिलेंगे, ठीक है, या हमें स्मॉल पर्पुलस मिलेंगे। वो मैंने आपको ग्रुप में ना सेंड की थी इसकी पिक्चर, ठीक है। हमें ये दो अगर इस तरह के मिले पेशेंट जब आया उसके ऊपर, तो हम सोच सकते हैं या तो वेसल वॉल डिफेक्ट या प्लेटलेट्स डिफेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास बड़ा बड़ा इस तरह का ब्रूज आया, ठीक है, इस तरह अगर मिला तो वो हमारे पास है क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रैश थे ये नॉन ब्लांचेबल थे, ठीक है। ये रैश नॉन ब्लांचेबल थे हमारे पास। नॉन ब्लांचेबल का मतलब कि अगर आप इनको प्रेस करो, ठीक है, तो ये रैश वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रैश होते हैं ना, कोई मॉस्किटो ने अगर आपको काटा हो उसको प्रेस करके देखिएगा, उसको प्रेस करने से ना वो रैश फेड अवे हो जाता है। हमने ग्लास टेस्ट पढ़ा था, ग्लास रख के देखा, वो नीचे से रैश जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। उसको हमने ग्लास टेस्ट बोला कि वो पॉजिटिव था, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास ब्लीडिंग बॉडी ऑरिफिस से स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसमें नोज़ ब्लीड, गम ब्लीड, ये ब्लीड, हिमाचूरिया या हिमोप्टिसिस, ठीक है, ये हमने देखी। उसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई थी कि कहीं भी किसी भी जगह से ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, हमेशा सबसे पहले ब्लीडिंग डिसऑर्डर को सोचें, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि थर्ड जो हमारे पास आती है इसमें प्रेजेंटेशन, वो आती है हमारे पास प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर माइनर सर्जरी, ठीक है। ये चीज़ें तो हमने क्लिनिकली देख ली, इनसे हमें ये कंफर्म नहीं हुआ कि हाँ भाई कौन कौन से डिफेक्ट चल रहे हैं, कोई एक डिफेक्ट, ठीक है। 30-40 हमने ब्लीडिंग डिसऑर्डर पढ़े थे, उनमें डिफ्रेंशिएट किस तरह करना है वो हमने करना है इन्वेस्टिगेशन बेस्ड, ठीक है। हमने करवानी है कोगुलेशन प्रोफाइल। कोगुलेशन प्रोफाइल में हमने पढ़े थे 6 ब्लीडिंग टेस्ट, ठीक है। प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और थ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। ये सारे हमने देखे, ठीक है। अब जो हमारे पास प्लेटलेट काउंट्स हैं ये नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख होते हैं, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा कम हो तो हमने प्लेटलेट डिफेक्ट सोचने हैं। उसके बाद हमने ब्लीडिंग टाइम देखा कि कितना टाइम लगता है स्किन पंक्चर के बाद उसको क्लॉट करने में, ब्लीडिंग स्टॉप करने में, ठीक है। वो हमने देखा एवरेज हमारे पास 5 मिनट थे। अगर इससे ज़्यादा लगता है तो ये हमारा इसमें ब्लीडिंग टाइम रेज होगा। और दूसरे नंबर पे इसमें हमारे पास हम सोचेंगे वेसल वॉल डिफेक्ट्स और प्लेटलेट डिफेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम हमने देखा कि कितना टाइम लगता है लैब के अंदर ब्लड को क्लॉट करने में पेशेंट का ब्लड लेने के बाद। एवरेज में 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। अगर ये इंक्रीज़ हो तो हमने चेक करना है अपना पीटी और एपीटीटी, ठीक है। पीटी जो है हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे को चेक करता है कि वो काम ठीक कर रहा है कि नहीं, और जो एपीटीटी है वो हमारा चेक करता है इंट्रिंसिक पाथवे को, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे चेक करने के लिए टिश्यू फैक्टर ऐड किया, क्योंकि इससे ही हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है। वो फैक्टर 7 को 7 नहीं है, उसके बाद 10 को 10 एक्टिवेटेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हमने इसको लैब में बाहर से इंट्रोड्यूस करवा के तो एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट करा। नॉर्मली ये 13 सेकंड में हो जाना चाहिए क्लॉट इसको, ठीक है। अगर ये 13 सेकंड में टिश्यू फैक्टर ऐड करने के बाद क्लॉट नहीं होता, इसका मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे आपका सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है। साथ हमने देखा कि हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट जब हम उसको कराते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन को डाल के बाहर से, ठीक है। इसमें हम चेक करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे को एपीटीटी में, ठीक है। एपीटीटी में हमने देखा था कि हमारे जो इंट्रिंसिक पाथवे थे, इंट्रिंसिक पाथवे में हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन जब एक्सपोज होती है, इसका कोलेजन एक्सपोज होता है, तो हमारा फैक्टर 12 एक्टिवेटेड में चेंज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी। अब ये देखने के साथ साथ हमने यहाँ पे ना बाहर से बेसमेंट मेम्ब्रेन डाली, कोलेजन इसमें ऐड करवाया, ठीक है। जब ऐड करने के बाद हमने देखा कितना टाइम लगा उसको क्लॉट करने में। अगर तो नॉर्मली 33 सेकंड में क्लॉट हो गया तो ये नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो एपीटीटी रेज है, मतलब आपका इंट्रिंसिक पाथवे सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद हमने थ्रोम्बिन टाइम देखा। थ्रोम्बिन टाइम हमारा कितना टाइम लगता है ब्लड को क्लॉट करने में आफ्टर एडिंग थ्रोम्बिन, ठीक है। हमने पीछे जो अपना देखा था सारा क्लॉटिंग फैक्टर्स का पाथवे जो देखे थे, उसमें थ्रोम्बिन के बाद बनता है फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तो थ्रोम्बिन जब ऐड होगा साथ ही आगे फाइब्रिनोजेन आएगा, तो ये इतना टाइम लगेगा इसको क्लॉट होने में। नॉर्मली ये
11 सेकंड में होता है। अगर ये रेज होगा तो हमारे पास थ्रोम्बिन टाइम रेज होगा, सीरम फाइब्रिनोजन लेवल कम होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास पेशेंट एक प्रेजेंट किया, उसके अंदर ये एक ही जना का था हमारे पास, ब्लीडिंग टाइम ही सिर्फ रेज था, ठीक है। अब ब्लीडिंग टाइम रेज था, हमने यहाँ पे देखा कि ब्लीडिंग टाइम रेज होगा तो हमने दो डिफेक्ट्स के बारे में सोचना है, एक वेसल वॉल और प्लेटलेट डिफेक्ट्स, ठीक है। अब जब वेसल वॉल डिफेक्ट्स हमने देखे, ठीक है, इनमें अब हमने डिफ्रेंशिएट किस तरह करना है, ठीक है। इनको डिफ्रेंशिएट हम ऐसे करेंगे कि इनमें सबसे पहले हम कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट करेंगे, ठीक है। एक टाइट बैंड हम आर्म पे प्लेस करेंगे पेशेंट की, ठीक है, उसको 5 मिनट के लिए बांधे रखेंगे, ठीक है। 5 मिनट के बाद बांधने के बाद इसके ना ब्लड जो साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर तो ये इकट्ठा होना शुरू हो गया तो मसला है प्लेटलेट्स, सॉरी वेसल वॉल डिफेक्ट का, ठीक है। तो हमारे पास मसला है किसका, वेसल वॉल डिफेक्ट का, ठीक है। अगर उसको रिमूव करने पे, उस बैंड को रिमूव करने पे कलेक्शन ऑफ ब्लड नहीं होता तो ये आगे हमारे पास आता है क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट, ठीक है। फिर हम वहाँ पे GP2B3A का टेस्ट करवा लेंगे, GP2B9 का, ठीक है। तो ये हमने इसका रिसेप्टर टेस्ट कराना है और ADP का टेस्ट कराना है स्टोरेज पूल डिजीज़ के लिए, ठीक है। ये था हमारा कल का लेक्चर। आगे हमने लेक्चर जो स्टार्ट करना था वो करना था ITP। ये बेसिकली लेक्चर जो था क्लास में ना, मैंने आपको लेक्चर दिया था तो ये किसी ग्लिच की वजह से ना पहले रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसका हाफ जो लेक्चर है वो क्लास वाला रिकॉर्ड हुआ था, तो हाफ मैंने फिर इसमें साथ पहले से मैंने कहा मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है प्लेटलेट डिफेक्ट्स में, हमने स्टार्ट करना है ITP, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपुरा, ठीक है। हमने आज ये टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। ये प्लेटलेट डिफेक्ट्स में आता है, ठीक है, तो इसको हमने आज स्टार्ट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ एन इम्यून मीडिएटेड disorder which is characterized by formation of autoantibodies IgG against platelets surface receptor, ठीक है। लीडिंग टू their destruction by splenic macrophages। कोई डेफिनेशन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली इम्यून मेडिएटेड डिसऑर्डर है, जो हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो IgG एंटीबॉडीज़ में बनती हैं हमारे पास प्लेटलेट्स के सरफेस रिसेप्टर पे। उसके साथ साथ जब वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं प्लेटलेट्स के साथ, जब वो स्प्लीन में जाते हैं तो स्प्लिनिक मैक्रोफेज में उन सबको प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपको समझ आ गई। आगे हमारे पास हैं इसकी टाइप्स, ठीक है। टाइप्स हम देखते हैं। टाइप्स हमारे पास दो तरह की कंडीशन में हम डिवाइड करते हैं इसको, एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट जो हमारे पास है ना, ये मोस्ट कॉमन है चिल्ड्रन में, ठीक है। चिल्ड्रन में कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ, ठीक है, 1 से 3 वीक्स के वायरल इन्फेक्शन के साथ, ठीक है। हमने प्लेटलेट डिफेक्ट्स में पढ़े थे कि हमारा ईस्टर्न बार वायरस जो है
वो ज़्यादा कॉमन है, उसी की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हमारा वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी उनके ख़िलाफ़, वायरस के ख़िलाफ़, ठीक है। वो एंटीबॉडीज़ जो हैं उस टाइम पे साथ साथ प्लेटलेट्स के साथ भी बन रही होती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ टाइम के लिए प्लेटलेट्स की कमी हमें आती है, जितनी देर वो वायरस का इफ़ेक्ट रहता है, ठीक है। जैसे ही वायरस अपना ट्रीटमेंट के साथ या अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा कर लेता है, ठीक है, उसके साथ साथ हमारे प्लेटलेट्स भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसको हम कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग। ये हमारे पास एक्यूट होगी, ठीक है। क्रोनिक में हमारे पास फिर आगे इसको हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी में और सेकेंडरी कॉजेज़ में, ठीक है। सेकेंडरी कॉजेज़ मतलब हमारे पास कोई पहले ऑटो इम्यून डिजीज़ चल रही हो, जैसे किंग ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़ SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ड्रग्स इंड्यूस्ड SLE, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो SLE करा रही होती हैं, उनका जो निमोनिक है वो है हेपा, ठीक है। याद करने में आपको आसानी रहेगी। ड्रग्स का जो नाम है वो है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, सॉरी हाइड्रिलाजीन, आइसोनियाजिड, ठीक है। P से हमारे पास आ गई पेनिसिलिन, ठीक है। और चौथे नंबर पे A से आ गई अल्फ़ा मिथाइल डोपा, ठीक है, अल्फ़ा मिथाइल डोपा। ये सारी की सारी ना हमारे पास वो कराती हैं SLE, ये ड्रग्स, ठीक है। और हमारे पास पहले से कोई अंडरलाइंग ब्लड प्रेगनेंसी चल रही हो, जैसे कि ल्यूकीमियास, ठीक है। ये तो आगे हमारे पास सेकेंडरी कॉजेज़। हमारे पास जो ट्रू ITP है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ना है, वो है हमारे पास प्राइमरी, ठीक है। अब जो प्राइमरी है हमारे पास, इसमें कोई अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं चल रही होगी, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो पेशेंट की एज होगी वो होगी 30 से 50 ईयर्स में, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास फीमेल इंटू मेल रेशो जो है ना वो 3:1 होता है। इसका मतलब क्या है कि 1000 अगर फीमेल्स है ना, उनमें से 3 फीमेल जो है उसमें इस डिज़ीज़ का इंसिडेंस होता है, ठीक है। 1000 में से 3 फीमेल इफ़ेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। और जो मेल्स हैं उनमें 1000 में से सिर्फ एक इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। ये इसमें फीमेल इंटू मेल रेशो इस तरह हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये तो आगे जी हमारी सारी की सारी कॉजेज़, ठीक है। अभी हमने जिसके बारे में पढ़ना है वो है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस हम पढ़ेंगे जो हमारे पास है प्राइमरी, ये वाला, ठीक है, प्राइमरी। अच्छा, अब पैथोजेनेसिस हम हेडिंग दे दें, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस जो है ना इसकी बड़ी इजी है, ठीक है। ये आपने पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं, पहले जो लेक्चर जिन बच्चों ने लिए हैं उन्होंने पढ़ा होगा। अच्छा, हमारे पास ना 4 तरह के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं, इससे ज़्यादा और कोई नहीं होता, 5वां कोई नहीं होता, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारे पास 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें से जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना वो इसमें होता है, ठीक है। अब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है ये आप जनरल पैथोलॉजी में वैसे ज़्यादा पढ़ते हैं, यहाँ पे भी हम पढ़ने लगेंगे, ठीक है, लेकिन इनकी डिस्कशन ना वहाँ पे आती है, तो इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डिजीज़ के हिसाब से इसको सारा पढ़ते हैं, ठीक है। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्प्रेसर टी सेल्स का जो काम है ना, ठीक है, वो हमें सेल्फ टॉलरेंस प्रोवाइड करना होता है। और हमने वहाँ पे ये भी बात पढ़ी थी कि हमारी जो ऑटो इम्यून डिजीज़ की एक जो बेस है ना वो ये है कि हमारे स्प्रेसर टी सेल्स में अगर कोई ख़राबी आए तो हमारे जो अपने बॉडी के मैक्रोफेजेस ने अपने किसी ऑर्गन को एज अ एंटीजन कंसिडर करके इसको खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ भी सबसे पहले आएगी इम्यून डिसरेगुलेशन, ठीक है, ये आ गई हमारे पास इम्यून डिसरेगुलेशन आ गई, ठीक है। वही स्पेशल टी सेल्स का मसला आ गया, जिसकी वजह से हुआ क्या, ठीक है, हमारे पास था ये प्लेटलेट हमारा, ठीक है, इसका जो था सरफेस रिसेप्टर, ठीक है, इसको उन्होंने कंसीडर कर लिया एज एंटीजन, ठीक है, एज एंटीजन।
इसको उन्होंने एज एंटीजन कंसीडर किया। अब सरफेस रिसेप्टर हमारा कौन कौन सा होगा? सरफेस रिसेप्टर हो सकता है हमारा, एक तो हमारे पास जो था वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ का फैक्टर, ठीक है, जिसमें हमारे पास GP2B3A जिस फैक्टर को हमने नाम दिया था, ठीक है, वो हमारे पास प्लेटलेट्स को एंडोथेलियल वॉल के साथ जुड़ने के लिए कोई रिसेप्टर नहीं था उनके पास, और एंडोथेलियल वॉल के पास भी कोई नहीं था, तो एक रिसेप्टर वहाँ से आ गया। दूसरा हमारे पास प्लेटलेट्स के पास आपस में जुड़ने के लिए भी जो रिसेप्टर नहीं था GP2B3A, ठीक है, वो 1B9 है, 2B3A है, ठीक है, फाइब्रिन का, तो उसमें भी हमारे पास एक ये रिसेप्टर आ गया। अगर ये डिजीज़ को हम वो टू बी मोर प्रिसाइज कहना चाहें तो इस तरह भी कह सकते हैं कि इन दो रिसेप्टर का बेसिकली इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, ठीक है। अच्छा, इनको एंटीजन एज ए एंटीजन कंसीडर किया उन्होंने, हमारे बॉडी के मैक्रोफेजेस ने इनको देखा, उन्होंने कहा जी बाहर से आ गया चोर, ठीक है, उन्होंने इसको पकड़ के अपनी सरफेस पे कर दिया प्रेजेंट, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारे जिस्म की पुलिस है, ठीक है। इन्होंने CD4 सेल्स, आपको याद होंगे जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, CD4 सेल्स हमारे होते हैं हेल्पर सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स ने ये बेसिकली हमारे उस इम्यून सिस्टम का जज, ठीक है, पुलिस लेके आई इनको, इस प्लेटलेट को एज एंटीजन इसके पास, ठीक है। जज साहब ने कहा जी इसको सुनानी है सज़ा, ठीक है, इसको साइटोकाइंस को दो, ठीक है, इसको दो साइटोकाइंस को, ठीक है। साइटोकाइंस से बोलो एक तो इनको हमेशा मेमोराइज रखे, ठीक है, इनको मेमोरी बी सेल के पास भेजो, ठीक है, और दूसरा इनको प्लाज्मा सेल के पास भेजो कि इनके खिलाफ ना एंटीबॉडी बनाए, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले भी आपने पढ़ी थी, आपके जहन में आ जाएगी अभी, ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ी थी। अब प्लाज्मा सेल जो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होता है ना, ये IgG मीडिएटेड होता है। हमारी जितनी भी हेमाटोलॉजी की डिजीज़ है ना, उनमें ये टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन ज़रा ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो इन्होंने बनाई IgG एंटीबॉडीज़, यहाँ तक इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी। यहाँ पे हमारा प्लेटलेट ना कुछ ऐसा नज़र आया हमारे पास, ठीक है, ये प्लेटलेट था, ये इसका सरफेस रिसेप्टर था, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर बन गई एक एंटीबॉडी, ठीक है, ये एंटीबॉडी बन गई, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है, IgG कोटेड एंटीबॉडी, ठीक है, व्हेन IgG कोटेड platelets passes through spleen, it will destroys by स्प्लिनिक मैक्रोफेजेस, ठीक है। जैसे ही ये हमारे IgG कोटेड प्लेटलेट्स, ठीक है, स्प्लीन से गुजरेंगे, स्प्लिनिक मैक्रोफेजेस इनको खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ना जो स्प्लिनिक मैक्रोफेजेस है ना, इनका ना एक और चीज़ इनकी बड़ी फेवरेट होती है, ठीक है, वो क्या होती है? एक तो इन्होंने इस एंटीबॉडी मीडिएटेड जो IgG एंटीबॉडी कोटेड जो प्लेटलेट्स हैं ना, इनको खाना शुरू किया। दूसरे नंबर पे ना जो हमारी IgG एंटीबॉडी होती है ना, इसमें होता है ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन क्या होता है? आपने अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में ये चीज़ पढ़ी होगी। ऑप्सोनिन होता है, ऑप्सोनिन ये होता है हमारे पास, एक तो ऑप्शनिन होता है हमारे पास FC पोर्शन ऑफ IgG एंटीबॉडी, ठीक है। हमारी ये जो IgG एंटीबॉडी है ना, ये वाली, ठीक है, इसका ना एक पोर्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, उसको कहते हैं FC पोर्शन। ये आगे से क्या करता है? आगे से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है C3b कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है। ये दो ही हमारे पास एज अ ऑप्शन इन काम करते हैं, ये दो ही प्रोटीन जो है ना हमारे पास एज अ ऑप्शन इन काम करती हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ओके, अब जो हमारे पास ये IgG एंटीबॉडी थी ना, इसके ऊपर था ऑप्सोनिन,
ऑप्सोनिन को ना स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस बहुत ज़्यादा जो है ना और पसंद करते हैं। वैसे तो शायद इनका ना ये कोई 25% ये स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस छोड़ देते, ठीक है। लेकिन ऑप्सोनाइजेशन की वजह से 100% प्लेटलेट्स जो हैं ये खाना शुरू हो जाते हैं ऑप्सोनाइजेशन की वजह से, ठीक है। अब यहाँ तक ही हमारी सारी की सारी पैथोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। एक बार इसको हम जल्दी रिवाइज करते हैं। हमारी इम्यूनिटी जो है थोड़ी सी ख़राब हुई, स्पेशल टी सेल्स का मसला हुआ, ठीक है। प्लेटलेट्स को के सरफेस रिसेप्टर को एज ए एंटीजन कंसीडर किया, ठीक है। हमारी बॉडी के मैक्रोफेजेस ने इनको आइडेंटिफाई करके पकड़ा, ठीक है। इन्होंने अपनी उसको सरफेस पे प्रेजेंट किया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने। ये आगे ले इसको जज के पास, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स के पास। हेल्पर टी सेल ने ऑर्डर किया साइटोकाइंस को, एक तो इनको याद रख लो, दूसरा इनको इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना दो, ठीक है। इन्होंने आगे से बना दी आईजीजी एंटीबॉडी, ठीक है। टाइप 2 रिएक्शन में हमेशा आईजीजी एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। अब हुआ ये इस तरह का आगे प्लेटलेट जब बन के निकला, ये जब आईजीजी कोटेड प्लेटलेट स्प्लीन से पास किया, ठीक है, इसको स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैक्रोफेजेस जो हैं स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस, उनको और पसंद होती है ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। हमारे जो आईजीजी एंटीबॉडीज़ हैं उनके अंदर एक्सी पोर्शन होता है जो ऑप्सोनिन के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस टोटली 100% डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आए क्लिनिकल फीचर्स पे, ठीक है। पैथोजेनेसिस आपकी यहीं तक थी। नेक्स्ट हम आए क्लिनिकल फीचर्स पे, ठीक है। केस सिनेरियो ऑलवेज स्टार्ट विद एज। हमारे पास 30 to 50 ईयर्स, ठीक है, एज होगी। और यहाँ पे और हमने पढ़ा था फीमेल इंटू मेल 3:1, ठीक है। अ 30-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद ब्लीडिंग टेंडेंसीज, ठीक है, प्लस नोज ब्लीड, गम ब्लीड, जीआईटी ब्लीड, ठीक है। ये ब्लीडिंग टेंडेंसीज आ गई। प्लस माइनस में हिमाचूरिया भी मिल सकता है हमें, और हिमोप्टिसिस भी, ठीक है। ब्लड इन स्पूटम, हिमोप्टिसिस, ठीक है। इसके साथ जो फीमेल्स में हमें क्लासिकल चीज़ मिलती है वो मिलती है मेनोरेजिया, ठीक है। मेनोरेजिया हमारा जो फीमेल्स में ब्लड लॉस होता है ना, जो मंथली इनका साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, उसमें जो ब्लड लॉस होता है, इसके अंदर उनका जो ब्लड लॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मेनोरेजिया की कंप्लेन मिलती है, ठीक है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, इसलिए इस डिज़ीज़ का एक क्लासिकल साइन है, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं साथ। दूसरे नंबर पे बाकी हमने पढ़े थे ब्लीडिंग इनटू स्किन, ठीक है। ब्लीडिंग इनटू स्किन हमें साथ मिली, ठीक है। ब्लीडिंग इनटू स्किन में हमारे पास आगे आ जाते हैं वही परपुरास, स्मॉल परपुरास या पटैकी, ठीक है, जो हमें इसमें मिलते हैं प्लेटलेट्स डिफेक्ट में, ठीक है। साथ हमें प्रलॉन्ग ब्लीडिंग मिल गई किसी भी माइनर सर्जरी के बाद, जो हमने सारी की सारी सिम्टम्स पढ़ी नहीं, ठीक है। प्रलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर माइनर सर्जरीज, ये तो हमें मिल गई जी क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। जो एक और चीज़ हमें इम्पोर्टेंट इसमें मिलती है वो क्या मिलती है, इसमें हमारे पास देयर विल बी नो स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। स्प्लीनोमेगैली होती है स्प्लीन का साइज़ बढ़ना, ठीक है। स्प्लीनोमेगैली इसमें नहीं मिलती, ठीक है। हमारी जो एक और डिजीज़ से काफ़ी रिलेट करती है वो है ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। उसमें ना सरफेस रिसेप्टर जो आरबीसीज के हैं उनके खिलाफ ऐसे ही सेम एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और वही स्प्लीनिक मैक्रोफेज उनको खाना शुरू हो जाते हैं, और आरबीसीज की हमारे पास डिफिशिएंसी हो जाती है इसमें, ठीक है।
तो उसमें होता ही है कि प्रोसेस तो दोनों में सेम हो रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमें स्प्लीनोमेगेली मिलती है, यहाँ पे हमें नहीं मिलती। क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट आपने इस तरह करना है। वो क्यों नहीं मिलती? वो इस वजह से कि जो आरबीसी है उनका साइज़ है बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आरबीसी का जो साइज़ है वो बड़ा है, स्प्लीन को जैसे जैसे खाएगी उसी तरह ही मोटी ताज़ी बड़ी होती जाएगी, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है वो चुनने मुन्ने से छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, इनको जितना मर्जी स्प्लीन खाते रहे स्प्लीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको हमेशा इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये इसकी क्लिनिकल एसेंस ये है, इफ़ देयर विल बी splenomegaly and you are thinking about ITP, your diagnosis should be seriously challenged and questioned, ठीक है। अगर आप स्प्लीनोमेगेली के साथ साथ आईटीपी सोच रहे हो तो आपका डायग्नोसिस कभी भी ठीक नहीं हो सकता, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। इतनी इसकी एसेंस है। दूसरे नंबर पे हम आईटीपी में स्प्लीनेक्टमी ना नॉर्मल साइज स्प्लीन पे भी कर देते होते हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि सारा काम स्प्लीन ख़राब कर रही है, सारे वो प्लेटलेट्स को खाई हो रही है, तो स्प्लीनेक्टमी जो है नॉर्मल साइज स्प्लीन पे भी कर देनी चाहिए, ठीक है। इन आईटीपी splenectomy should be performed on a normal size spleen, ठीक है, on a normal size spleen। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन हो गई हमारे पास, इसको भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम आए अपनी इन्वेस्टिगेशंस पे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हमने कराई। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में हम जो कराएंगे अपनी सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हमारे आरबीसी का कोई मसला नहीं तो एचबी हमें मिलेगी नॉर्मल, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के साथ कोई मसला नहीं, ये भी हमें मिलेंगे नॉर्मल, ठीक है। मसला है तो किसके साथ है? प्लेटलेट्स के साथ, ये हमें मिलेंगे बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। और साथ हमने अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन करा ली, ठीक है, स्प्लीन देखने के लिए। हमें इसमें स्प्लीनोमेगैली नहीं मिली, नो स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। नो स्प्लीनोमेगैली। ये थी हमारी इन्वेस्टिगेशन। अगली जो इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़नी है कोगुलेशन प्रोफाइल है, ठीक है। ये क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है, अपनी नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन करें इसके साथ, ठीक है। जी उस्मान भाई। ठीक है। अच्छा, इसमें हम अपनी जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे वो कर रहे थे जो हमने कल पढ़ी थी कोगुलेशन प्रोफाइल की, ठीक है, कोगुलेशन प्रोफाइल की। अब कोगुलेशन प्रोफाइल, इसमें हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिजीज़ का नाम लिखना है, आईटीपी, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले देखना है इसमें प्लेटलेट काउंट। सेकंड वन पे हमने देखना है ब्लीडिंग टाइम। फिर हमने देखना है क्लॉटिंग टाइम। फिर हमने देखना है पीटी। फिर देखना है एपीटीटी, ठीक है। फिर हमने देखना है थ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ये हमने एक पैटर्न कल पढ़ा था कोगुलेशन प्रोफाइल का, ठीक है। इसमें हमारे पास प्लेटलेट्स काउंट किस तरह के मिलेंगे हमें, ये आप लोग बताओ मुझे। प्लेटलेट्स काउंट का क्या कैसी पिक्चर मिलेगी हमें यहाँ पे? हमारा आप थे ना कल क्लास में, आप बताओ। अलीशा आप भी थी क्लास में? हाँ, इसमें हमें प्लेटलेट काउंट मिलेगा कम, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें और क्या चीज़ इसमें डिरेंज मिल सकती है पूरे क्लॉटिंग कोagulation प्रोफाइल में? ये भी आप जो कल ब्लीडिंग क्लास टाइम में थे ज्यादा आप होगा। बताओ। हाँ। ज्यादा होगा बीटी। हाँ, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा, वेरी गुड, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम हमें इसमें मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, और क्लॉटिंग टाइम के साथ कोई मसला हो सकता है इसमें? एनीवन? जी क्लाटिंग टाइम में भी होगा। क्लाटिंग नहीं, टाइम ज्यादा हो क्लॉटिंग जाएगा। नहीं, क्लॉटिंग
फैक्टर्स का तो कोई इशू ही नहीं आया इसमें किसी भी जगह पे। ठीक है। बाकी हमारी जितनी भी ये कोagulation प्रोफाइल है ये बिल्कुल नॉर्मल होगी। ठीक है। ये बिल्कुल सारे के सारे नॉर्मल होंगे। एपीटी टीपीटी टीटी थ्रोम्बिन टाइम और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है, इसमें हम कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, हमारा यहीं पे डायग्नोसिस बन जाता है। नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। ये हमारी थी कोagulation प्रोफाइल। अब जहाँ से आप आईटीपी आपने लिखना स्टार्ट किया है ना, वहाँ पे आप एक लाइन लिख लें। ये आपको एग्जाम में हमेशा हेल्प करेगी कि बाकी सारी चीज़ें तो हमारे पास थी नॉर्मल। ठीक है। एक प्लेटलेट काउंट हमें मिला कम। ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है आइसोलेटेड, इसको अपने पास बड़ा बड़ा करके लिख लें, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज आईटीपी until proven otherwise। या एक आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखना, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है। कि अकेला थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपका हमेशा आईटीपी है इन्वेस्टिगेशन वगैरह के बाद। ठीक है। आपकी पहली सोच जानी ही अकेले थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ आईटीपी पे है। ठीक है। आपको एग्जाम में पूरी लंबी स्टेटमेंट आ गई। ठीक है। आपने देखा जी फीमेल है और ब्लीडिंग टाइम उसका कम है, ओ सॉरी प्लेटलेट काउंट उसका कम है और ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है। ठीक है। एक ही आपका डायग्नोसिस आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज आईटीपी अंटिल प्रूवन अदरवाइज का मतलब यही है कि आपने आंखें बंद करके उस पर आईटीपी पे मार्क कर देना। ठीक है। जो एग्जाम में आपको स्टेटमेंट से ये चीज़ मिलेगी वो इसी तरह की है कि आपका जब प्लेटलेट काउंट कम आपको मिला, अकेला प्लेटलेट काउंट कम मिला और बाकी चीज़ें आपको इस तरह मैच करती नज़र आ गई। ठीक है। आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो वाकई ही आईटीपी निकल आया। ठीक है। इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज आईटीपी अंटिल प्रूवन अदरवाइज। आपने क्वेश्चन में सिर्फ प्लेटलेट काउंट कम देखना है और आपने लगा देना आईटीपी। ठीक है। बगैर कुछ सोचे समझे बाकी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। ठीक है। ये इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ तक। आगे जो हम देखते हैं इसका देखते हैं हम ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हमारे पास होता है दो तरह का। एक ट्रीटमेंट होता है हमारे पास स्पोर्टिव, एक ट्रीटमेंट होता है हमारे पास स्पेसिफिक। ठीक है। अब जो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट होता है ना, स्पोर्टिव ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हैं इसको, चलो आप लोग मुझे बताओ। एनीवन? स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में इसको हम देंगे प्लेटलेट, क्योंकि भाई प्लेटलेट्स कम है, उसको प्लेटलेट्स तो बाहर से हमने लगाने हैं ना, इसको हम देंगे प्लेटलेट्स कंसंट्रेट। ठीक है। उसमें भी हम इसको लगाएंगे 1 मेगा यूनिट। ठीक है। 1 मेगा यूनिट। 1 मेगा यूनिट भला कितना होता है? ये इसमें होते हैं 10,000 प्लेटलेट्स। ठीक है। 10,000 प्लेटलेट्स हमने नॉर्मल वैल्यू पढ़ी थी प्लेटलेट्स की, कितनी पढ़ी थी हमने? 1.5 लाख से 4.5 लाख। ठीक है। अब हमारे पास 10,000 जो है इसमें 1 मेगा यूनिट में प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है। नॉर्मली जो हमारे पास जो हमने एक उसका पेशेंट का ब्लड निकलवाया। ठीक है। जो ब्लड बैग आपने नॉर्मल देखे होंगे। ठीक है। उस उस एक बैग में से ना अगर हम प्लेटलेट्स को सेपरेट करें ना तो वो 1,000 सिर्फ निकलते हैं उस एक बैग में से। 1 मेगा यूनिट जो अगर 10 बंदों का हम ब्लड निकलवाएं और 10 बंदों के हम अलग अलग प्लेटलेट्स को अलग करके एक जगह पे इकट्ठा करें, 10,000 प्लेटलेट्स को। ठीक है। हर एक में से 1,000 1,000 निकलेगा, 10,000 प्लेटलेट्स हमारे पास होंगे तो 1 मेगा यूनिट होगा। और ये आम किसी जगह से मिलता भी नहीं है 1 मेगा यूनिट। ठीक है। ये कोई बड़ी अच्छी लैब्स हैं या कोई बड़े ये जो सेंटर्स बने हुए हैं हमारे पास, वहां से हमें ये मेगा यूनिट अरेंज होता है। ठीक है। तो इनको हमने 1 मेगा यूनिट लगाना है। अब हमने 10,000 प्लेटलेट्स उसको लगाने हैं। ठीक है। अब 10,000 प्लेटलेट्स लगाने की इंडिकेशन क्या है? ठीक है। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। यही तो नहीं है कि हर एक कोई 10,000 प्लेटलेट चढ़ा देने हैं, इस तरह नहीं करना। इंडिकेशन ये है हमारे पास,
अगर पेशेंट के प्लेटलेट्स जो हैं वो 20,000 से कम रह जाएं, कम होते होते, ठीक है, प्लेटलेट काउंट जो है उसका 20,000 पर माइक्रोलीटर से कम हो जाए, तो इंडिकेशन है कि आपने 1 मेगा यूनिट इसको लगा देना है। ठीक है। यहाँ पे आगे ना आपको एक और सिग्निफिकेंस बताता हूँ। हमारी जो बॉडी है ना नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट था हमारे पास कितना, 1.5 लाख से 4.5 लाख। ठीक है। हमारे पास जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज वेरी वेल टॉलरेटेड बाय ह्यूमन बॉडी। ठीक है। हमारा जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है ना, हमारी बॉडी इसको बड़े अच्छे से टॉलरेट कर लेती है। वो किस तरह? ठीक है। हमारे पास पहली ब्लीड होती है जब माइनर ब्लीडिंग होती है सबसे पहले। ठीक है। वो कब होती है कि प्लेटलेट्स कम होते 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 20,000 से कम रह जाएं। ठीक है। तो हमारे पास पहली ब्लीड होती है, हमारे सिर्फ मसूड़ों से खून निकलना शुरू होता है। ठीक है। गम ब्लीडिंग होती है हमें। ठीक है। उसके बाद मेजर ब्लीडिंग कब होती है? मेजर ब्लीडिंग होती है हमारे पास जब प्लेटलेट्स हमारे 10,000 से कम रह जाएं। ठीक है। 10,000 से प्लेटलेट कम रह जाएं तो जाके हमारे पास पहली ब्लीड होती है, जिसको हम जीआईटी ब्लीड कहते हैं। वो हमारे पास हिमेटोमिसिस के साथ आता है, वो ब्लडी वॉमिटिंग करता है, बहुत बल्कि ब्लड निकलता है, उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है। ठीक है। जीआईटी ब्लीडिंग होती है पहली। ठीक है, अगर वो 10,000 से कम रह जाए। ठीक है। और स्वीयर ब्लीडिंग तब होती है हमारे पास। ठीक है। स्वीयर ब्लीडिंग हमारे पास होती है जब हमारे पास प्लेटलेट काउंट सिर्फ और सिर्फ कम होता होता 5,000 माइक्रोलीटर रह जाए। ठीक है। तब जाके हमारे पास ब्रेन हेमरेज होता है। ठीक है। समझ लगी आपको? हमारे पास नॉर्मल, चलो मिनिमम काउंट आप ये लगा लो कि हमारे पास था 1.5 लाख। ठीक है। अब किसी का 1,20,000 काउंट है ना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। किसी का 50,000 भी रह गया तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत अच्छा टॉलरेट कर लेती है इसको। ठीक है। पहली ब्लीड हमारे पास जब 20,000 से कम रह जाए ना, तब जाके गम ब्लीड होती है। ठीक है। अगर 10,000 से कम रह जाए तो जाके जे ब्लीड होती है हमें। ठीक है। अगर 5,000 से कम रह जाए तो जाके में ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ठीक है। उससे पहले पहले इसलिए यहाँ पे हमारे पास मेगा यूनिट लगाने की इंडिकेशन ये थी कि 20,000 से अगर कम रह जाए तो जाके हमने एक मेगा यूनिट इसको लगाना है। ठीक है। समझ लगी इस बात की अब? उसके बाद आगे हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पे। ठीक है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो आएगा वो आएगा स्टीरॉइड्स के साथ। ठीक है। हम पेशेंट को स्टीरॉइड स्टार्ट कराएंगे। वो क्यों कराएंगे? क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज बन रही हैं। ठीक है, उनको रोकने के लिए सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है उसको हम स्टीरॉइड देंगे। ठीक है। इसमें हम देंगे इसको कौन सी टैबलेट? टैबलेट प्रेडनिसलोन 1 mg पर केजी पर डे। ठीक है। इस हिसाब से हम उसको देंगे, मतलब उसका अगर 60 किलो का वजन है ना उसका, तो हम उसको 60 mg प्रेडनिसलोन देंगे। ठीक है। इस तरह ही होता है। 70% में ना ये रिस्पॉन्ड कर जाती है, 70% पेशेंट्स में। ठीक है। इसका 70% रिस्पॉन्स है। इफ फेल्स, अगर ये फेल हो जाए, ये आपकी ना स्टेप 2 के सीके का मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ, इसमें ये सारी चीजें एक साथ ही चल रही हैं। ठीक है। इफ फेल्स, तो सेकंड लाइन जो ट्रीटमेंट हमारा होगा वो होगा स्प्लीनेक्टमी। ठीक है। क्योंकि मेन जो हमारा किलर था वो तो स्प्लीन था ना,
तो हम कर देंगे इसकी स्प्लीनेक्टमी। ठीक है, इससे हमें 25% इम्प्रूवमेंट और मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ साथ हम इसको कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं। इनका इम्यून सिस्टम कुछ स्प्रेस हो, इनकी जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती जा रही हैं वो ना बने। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड लाइन ट्रीटमेंट है। और साथ ना हम इसमें इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगा सकते हैं। ठीक है, और एंटी डी के इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसकी जो क्या कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, ये फार्माकोलॉजी में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे भी किया तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। अभी सिर्फ डिजीज के हिसाब से अभी ये चीज़ें याद रख लें कि पहला जो फर्स्ट लाइन हमारे पास ट्रीटमेंट है इसका स्पेसिफिक, वो है स्टेरॉइड्स। हमने पेशेंट को स्टेरॉइड स्टार्ट कराने हैं। ठीक है, टैबलेट प्रेडिसलोन देनी है उसको हमने 1 mg/kg पर डे के हिसाब से। 70% पेशेंट्स में रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। इफ़ फेल्स, हम सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट करते हैं इसका स्प्लेनेक्टमी। ठीक है, उसके बाद उससे कुछ हमें 25% इम्प्रूवमेंट मिल जाती है। ठीक है, साथ हम इसमें कुछ इम्यूनोस्प्रेसेंट देते हैं कि भाई इसकी इम्यूनिटी कुछ तो बेहतर हो। ठीक है, थर्ड लाइन हम इसको इम्यूनोस्प्रेसेंट देंगे, और साथ इसको हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं और एंटी डी के इंजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा पूरा टॉपिक। इसमें ना हमारे पास एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर आईटीपी के हो पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कम हो और उसकी हमने सर्जरी करनी हो, ठीक है, तो गाइडलाइंस हमारी क्या कहती हैं। ठीक है, गाइडलाइंस हमारी ये कहती हैं कि अगर तो पेशेंट की करनी है कोई माइनर सर्जरी, ठीक है, माइनर सर्जरी जैसे आप कह लो कि आपने पेशेंट की अपेंडेक्टमी करनी है। ठीक है, आपने अपेंडिक्स निकालनी है उसकी, अपेंडेक्टमी आपने करनी है, तो आपका जो प्लेटलेट काउंट होना चाहिए वो मिनिमम आपका टारगेट प्लेटलेट काउंट होना चाहिए, वो होना चाहिए 50,000 से ज़्यादा। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा हो तो आप माइनर सर्जरी करो, वरना ये रिस्क कभी भी ना लो। ठीक है, ये गाइडलाइंस हमारी ये कहती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर कोई करनी हो मेजर सर्जरी, ठीक है, मेजर सर्जरी अगर करनी हो जैसे कि लेप्रोटमी, ठीक है, लेप्रोटमी हम कहते हैं कि मिड लाइन इंसिजन दे के पूरे पेट को ओपन करना। ठीक है, अगर करनी हो लेप्रोटमी, ठीक है, तो हमारा प्लेटलेट काउंट का क्या टारगेट होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास टारगेट प्लेटलेट काउंट, टारगेट काउंट होना चाहिए 30,000 से, सॉरी 30 कह रहा हूँ, 70,000 से ज़्यादा पर माइक्रोलीटर। ठीक है, अगर आपके पास लेप्रोटमी वाला पेशेंट आ गया है, ठीक है, तो आपने उसकी सर्जरी तब प्रोसीड करनी है जब तक उसका 70,000 प्लेटलेट काउंट ना हो। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो आपने सर्जरी करनी है। अगर इससे कम है तो पहले मेगा यूनिट लगाओ, उसके पहले प्लेटलेट काउंट बिल्ड करो, उसके बाद सर्जरी प्रोसीड होगी। ठीक है, समझ लगी इस पॉइंट की सबको? हेलो? यस सर। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास आती है आईटीपी के साथ, है प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी चल रही है उस टाइम में हमारा जो ये गाइडलाइंस हैं ये क्या कहती हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी में एक तो आप ट्रीटमेंट करते रहोगे स्टीरॉइड से उसका साथ साथ। ठीक है, स्टीरॉइड्स आप देके ना उसको साथ ट्रीट करते रहोगे। आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसमें आपके कम से कम इसमें आपके पास 20,000 से ज़्यादा प्लेटलेट काउंट होने चाहिए। ठीक है, इससे कम प्लेटलेट काउंट होंगे तो आपने इसको लगाने ही लगाने हैं। ठीक है,
इससे ज़्यादा प्लेटलेट काउंट आपके रहने चाहिए, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके कम से कम 30 से 50,000 पर माइक्रोलीटर प्लेटलेट काउंट होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड ट्राइमेस्टर, जब पेशेंट की डिलीवरी या सी सेक्शन होना होता है, उस टाइम पे आपके पास कम से कम 50,000 से ज़्यादा प्लेटलेट काउंट होना चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे आपको उस टाइम पे आप उसकी एसवीडी, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी, या आप लोअर सिजेरियन सी सेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये ये था आज का हमारा सारा टॉपिक, ठीक है। एक बार इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया आईटीपी, ठीक है। ये हमारे पास इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि ऑटो एंटीबॉडीज जिसमें बनती है हमारी आईजीजी, प्लेटलेट सरफेस रिसेप्टर के अगेंस्ट, ठीक है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होती है स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस से, ठीक है। हमारे पास थी इसकी कुछ टाइप्स, वो हमने देखी एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट टाइप हमने देखी, इसमें बच्चों में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, वो 1 से 3 वीक्स रहा, उसके साथ साथ उसके प्लेटलेट्स भी कम हो गए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक्यूट टाइप, ठीक है। क्रोनिक टाइप में हमारे पास हमने देखी आगे से हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉज हो सकती है। जो सेकेंडरी कॉज है, इसमें हमारे पास कोई अंडरलाइन डिजीज पहले चल रही होगी, जैसे कि एसएलई, और जो ड्रग इंड्यूस एसएलई, जो ड्रग्स एसएलई करती हैं उसकी वजह से, ठीक है, ये ड्रग्स हमने पढ़ी, जिसका निमोनिक मैंने आपको लिखवाया था। और हमारी अगर कोई अंडरलाइन मेलिग्नेंसी पहले चल रही है, ल्यूकीमियास, ठीक है। जो हमारा आईटीपी जिसके बारे में हमने बात की है, वो है प्राइमरी आईटीपी, ठीक है, जिसमें कोई अंडरलाइन डिजीज नहीं पहले होती, ठीक है। एज उसकी 30 से 50 ईयर्स के अंडर होती है, ठीक है। अगर इससे कोई 4-5 साल पहले या 4-5 साल बाद में आ जाए तो मेरे से नाराज नहीं होना, हो सकता है, ठीक है। और फीमेल इंटू मेल रेशियो जो है इसमें 3:1 मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखी पैथोजेनेसिस, हमारे पास टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होता है इसमें, ठीक है। हमारे पास प्रेशर टी सेल्स जो हैं उनमें मसला आया, ठीक है। हमारे जो प्लेटलेट्स थे उनके सरफेस रिसेप्टर को हमारी बॉडी ने एज एंटीजन समझ लिया, हमारे मैक्रोफेज ने उनको पकड़ के अपने सरफेस पे प्रेजेंट किया, ठीक है। उन्होंने इसको ला के हेल्पर टी सेल्स को दिया, जज को, ठीक है। जज ने आगे से ऑर्डर जारी किए साइटोकाइंस को, कहा कि इनको एक तो याद कर लो, ठीक है, दूसरा इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लो, ठीक है। एंटीबॉडीज बनी, कुछ इस तरह का हमारा प्लेटलेट मिला हमें, ठीक है। जब ये यहाँ से गुजरी स्प्लीन से, ठीक है, स्प्लीन ने इनको देखा कि ये अब नॉर्मल कोई चीज़ है, ये एज एंटीजन इसको ले रहे हैं, तो स्प्लीन ने इसको खाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। एफसी पोर्शन था आईजीजी एंटीबॉडी में, ठीक है। वहां पे ऑप्सोनाइजेशन की वजह से, ऑप्सोनाइजेशन स्प्लीन को वैसे ही बड़ी पसंद है, स्प्लीन ने इसकी 100% डिस्ट्रक्शन शुरू कर दी, ठीक है। ये थी हमारी पैथोजेनेसिस। उसके बाद हमने देखे पेशेंट हमारा प्रेजेंट कैसे करता है। अ 30 to 50 year old मेल या फीमेल, ज़्यादा कॉमन फीमेल ले लेते हैं हम, ठीक है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज के साथ आई हमारे पास नोज ब्लीड, जीआई ब्लीड, गम ब्लीड, ठीक है। और साथ उसको ना मेनोरेजिया हमें मिला, ठीक है। ये आपको एग्जाम में भी ना ये आपको मिलेगा मेनोरेजिया लाजमी, उसमें ऑप्शन में, सॉरी क्वेश्चन में, ठीक है। और साथ इसमें आपको हेमाचूरिया मिल सकता है, प्लस माइनस यहाँ आपको हेमोप्टिसिस मिल सकती है, ठीक है। और साथ आपको पिटेकी और परपुरा टाइप जैसे आपको रैश भी मिल सकते हैं, ठीक है। और कोई prolonged ब्लीडिंग होगी सर्जरीज के बाद, तब आपको जाके समझ लगी कि ये तो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर था, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन में आपको स्प्लीन बिल्कुल भी इंलार्ज नहीं मिली, ठीक है, स्प्लीन आपको बिल्कुल भी इंलार्ज नहीं मिली, ठीक है। ये हमने देख लिए क्लिनिकल फीचर्स, कैसे कैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है, एग्जामिनेशन में हमें क्या मिला, ठीक है। उसके बाद हमने देखी इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हमने सीबीसी कराई, सीबीसी में एचबी भी हमें नॉर्मल मिली, डब्ल्यूबीसी भी नॉर्मल मिले, प्लेटलेट्स हमें काउंट कम मिला। अल्ट्रासाउंड हमने कराई तो उसमें स्प्लीनोमेगाली भी नहीं मिली, ठीक है। कोगुलेशन प्रोफाइल हमने देखी, हमने प्लेटलेट काउंट इसमें कम देखा और ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा देखा। सिर्फ ये दो abnormalities हमें मिल सकती हैं और हमने कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी, इतना ही हमें मिल गया। तो हमने
एक सेंटेंस देखा था, आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अकेला थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर हो, हमेशा आईटीपी है अनटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट में हमने प्लेटलेट कंसंट्रेट, इसको स्पोर्टिव ट्रीटमेंट देना है सबसे पहले। उसमें अगर 20,000 से प्लेटलेट से कम हो तो हमने उसको एक 1 मेगा यूनिट लगाना है, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमने देखा, ठीक है, उसमें हमने इसको सबसे पहले फर्स्ट लाइन स्टेरॉइड स्टार्ट कराई, इससे 70% रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। इसमें हम स्टार्ट कराते हैं टैबलेट प्रेडनिसलोन 1 mg/kg/डे, ठीक है। उसके बाद अगर ये फेल हो गया, ठीक है, सेकंड लाइन हमने कर दिया स्प्लीनोमेगैली, इससे 25% इंप्रूवमेंट मिल सकती है हमें, ठीक है। थर्ड लाइन पे साथ साथ हमने उसको इम्यूनोस्प्रेसेंट देने हैं, उसकी इम्यूनिटी को स्प्रेस करना है, ठीक है। और नंबर 4 पे साथ साथ हम इसको इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स और साथ एंटी डी के इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। साथ साथ हमने देखा कि हम कब कब हमारी बॉडी जो है वो प्लेटलेट्स की कमी की वजह से किस किस चीज़ का शिकार हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि 20,000 से अगर कम प्लेटलेट्स हुए, कम होते होते तो जाके हमें पहली गम ब्लीड मिली। उसके बाद हमने मेजर ब्लीडिंग हमने तब देखी जब हमारे पास 10,000 से कम प्लेटलेट्स हुए, इसमें हमारे पास अपर जी ब्लीड के साथ आ गया पेशेंट, ठीक है। उसके बाद हमने स्फीयर ब्लीडिंग देखी, इसमें 5,000 से कम प्लेटलेट्स हमारे हों तो जाकर हमें ब्रेन हेमरेज टाइप पेशेंट की सिम्टम मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ गाइडलाइंस देखी, ठीक है। अगर हमने को माइनर सर्जरी करनी है जैसे पेंडेक्टमी, ठीक है, इसमें हमारा प्लेटलेट काउंट कम से कम 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने मेजर सर्जरी को करनी है जैसे कि लेप्रोटमी, प्लेटलेट काउंट कम से कम 70,000 से ज़्यादा हो तो सर्जरी प्रोसीड करो, वरना ना करो, ठीक है। उसके बाद आईटीपी और प्रेगनेंसी, ठीक है, हमने देखा कि प्रेगनेंसी में साथ अगर किसी को आईटीपी चल रही हो तो उसमें हमने प्लेटलेट काउंट कितना कितना रखना है। ट्रीटमेंट तो हमने साथ साथ स्टीरॉयड का करते जाना है, ठीक है, स्टीरॉयड्स के साथ साथ हमने उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा जो टारगेट प्लेटलेट काउंट होना चाहिए वो 20,000 होना चाहिए। सेकंड ट्राइमेस्टर में 30 से 50,000 के दरमियान होना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में इसका कम से कम 50,000 से ज़्यादा प्लेटलेट काउंट होना चाहिए, ठीक है। तब जाके इसकी कोई एसवीडी या लोअर सीजेरियन सी सेक्शन आप करोगे, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक।